Assalamu alaikum ji, my name is Shiraz Bashad Khan and this is my first video. Primarily इस चैनल में हम काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के ऊपर बात करेंगे. To start with, as an introduction, it's very important कि हम जो mental health है उसका global scenario देखें और साथ ही साथ हम पाकिस्तान का scenario देखें. ये चैनल बनाने का primarily मकसद ये था कि मैं एक आसान ज़बान में लेमैन लैंग्वेज में और हम काउंसलिंग और साइकोथेरेपी को अंडरस्टैंड कर सकें कि डिफरेंट थ्योरीज क्या आई हुई हैं, कैसे ये एक बड़ा डिफरेंट किस्म का यूनिक किस्म का मजमून है और अभी कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस पूरी दुनिया में क्या चल रही हैं उनको हमको पाकिस्तान में लेके आना है. सो अगर हम मेंटल हेल्थ सिनारियो को देखें, सो मेंटल हेल्थ सिनारियो जो है वो देखें डिफरेंट तरह की इंटरवेंशंस एग्जिस्ट करती हैं. हर इंटरवेंशन के अपने फ़वाइद हैं, अपने नुकसान हैं. दे हैव देयर ओन वे ऑफ लुकिंग एट द सब्जेक्ट, एट द स्पेशलाइजेशन. हम एक टर्म यूज़ करते हैं फंक्शनल मायोपिया. मायोपिया इज़ व्हेन देयर इज़ narrow sightedness or short sightedness, and it becomes a functional myopia when it actually this myopia happens because of your function or because of your specialization. तो जब हम अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन लेकर एक कोने में या हमारा जो देखने का जाविया है या जो लेंस है जिसके थ्रू हम देखते हैं, दैट इज ओनली थ्रू द लेंस ऑफ आवर स्पेशलाइजेशन, माय इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन, I miss out on the larger perspective or on the broader perspective. So, मेंटल हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल मायोपिया और मैं कुछ कहूँगा कि कुछ नार्सिसिस्टिक एलिमेंट्स भी हैं हर तरह की इंडिविजुअल इंटरवेंशन के लोगों के जो मौजूद हैं, जो दूसरी इंटरवेंशन को या दूसरे स्पेशलाइजेशन को या पार्टीशन को पसंद नहीं करते. सो इट लैक्स अ लॉट ऑफ it lacks integration within the field, and that is the biggest problem throughout the world that is being faced by everyone in this field. So कमिंग बैक टू दैट पॉइंट के फर्स्ट इंटरवेंशन है जो आप देखते हैं साइकेट्री की इंटरवेंशन है. आप बहुत ज़्यादा साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, आप देखते हैं लोग जो कॉमन लोग हैं, देयर फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्सेस इज टू गो टू अ साइकेट्रिस्ट बिकॉज दैट इज़ द टर्म व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, दैट इज़ द टर्म दैट कम्स इनटू आवर माइंड. सो साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस करते हैं, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन करते हैं साइकेट्री के अंदर. देयर वे ऑफ लुकिंग at a person is through the biological and chemical changes within the body. So they're trained to look at the physiology, the biological changes, and then उसके बाद मेडिसिन के थ्रू वो ट्रीटमेंट करते हैं. सो आप देखते हैं वो एसएसआरआईज होते हैं या एंटीसाइकोटिक्स होते हैं या सो डिफरेंट तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर हो गया, बॉर्डर लाइन हो गया या मेजर डिप्रेशन हो गया या जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया. इस तरह के आप अगर डीएसएम मैनुअल खोलेंगे तो आपको मुख्तलिफ तरह की डिसऑर्डर की तमाम टर्म्स मिलेंगी और साइकेट्रिस्ट जो है वो इन तमाम बीमारियों को या इन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है थ्रू मेडिसिन. मेन रीज़न क्या है? मैं आगे जाके पाकिस्तान के लोकल कॉन्टेक्स्ट की भी बात करूंगा कि अभी हमारे यहाँ लोकल सिनेरियो क्या चल रहा है, कितने नंबर ऑफ साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, काउंसलर्स हैं. और मैंने डेटा निकाला है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ एटलस प्रोग्राम है यूएन का, डब्ल्यूएचओ का. उसमें हम डेटा भी कंपेयर करेंगे कि पाकिस्तान का और यूके का अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या सिनेरियो चल रहा है. यूके को मैंने इसलिए एज एन एंकर पॉइंट लिया है क्योंकि यूके एक बहुत अच्छा मॉडल है, एक बहुत अच्छी केस स्टडी है कि कैसे उन्होंने मेंटल हेल्थ को फोकियत दी है और कैसे उन्होंने अर्ली हैंड अंडरस्टैंड कर लिया था कि मेंटल हेल्थ पैंडेमिक आ रहा है और उसको हमने कैसे ट्रीट करना है बाय हैविंग फ्रंट लाइन मेंटल हेल्थ वर्कर्स, जो कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली लैक कर रहा है. सो नंबर वन इंटरवेंशन जो है वो साइकेट्री की इंटरवेंशन होगी है. नंबर टू जो इंटरवेंशन है वो आपकी साइकोलॉजिस्ट हो गए. सो साइकोलॉजिस्ट जो है वो आप देखते हैं हर तरह की डिफरेंट डिग्रीज देखते हैं. अप्लाइड साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी इन जनरल की बैचलर्स इन साइकोलॉजी हो गया,
یا آپ دیکھتے ہیں کلینکل سائیکالوجی کی ڈگریز آپ دیکھتے ہیں. سو یہ جو سائیکالوجسٹ ہیں اٹس اے سائنٹیفک وے آف اسٹڈیئنگ دا تھاٹس اینڈ بیہیویئرز اینڈ ایموشنز آف اے پرسن. سو جتنے بھی آپ یہ ایکسپیریمنٹس دیکھتے ہیں ہاتھون کے یا بی ایف اسکنر کی کنڈیشننگ کے ایکسپیریمنٹس دیکھتے ہیں جو اس نے چوہوں کے ساتھ کیے، ماؤس کے ساتھ کیے، پھر آپ جو لٹل البرٹ والا ایک بہت فیمس ایکسپیریمنٹ ہے، بڑا کنٹروورشل بھی ہوا تھا. اس طرح کے طرح طرح کے ایکسپیریمنٹس ہیں. سو ایک بیہیویورل انالیسز اینڈ پرائمرلی اٹ از تھرو دا کوگنیشن اینڈ دا اسٹڈی آف دا کوگنیشن اینڈ دا بیہیویئر دیٹ دے the psychologists try to access the emotions of a person. So thoughts کو ریسٹرکچر کرنا، اینالائز کرنا، ریسٹرکچر کرنا، ری فریم کرنا، ری اورینٹ کرنا، بیہیویئر کو بھی ساتھ ساتھ. سو ان کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، جیسے آپ کوگنیٹو بیہیویورل تھراپی دیکھتے ہیں، پھر آپ ڈائلیکٹیکل بیہیویورل تھراپی دیکھتے ہیں. اس میں اسی طرح کی ری اورینٹیشن آف کوگنیشن ہوتی ہے کوگنیٹو بیہیویورل تھراپی میں. ڈائلیکٹیکل بیہیویورل تھراپی جو ہے وہ ذرا زیادہ اسپیشلائزڈ ہوتی ہے، جیسے وہ اسپیسیفکلی بارڈر لائن پیشنٹس کے لیے بی پی ٹی کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جو ان اٹ سیلف از بیلنسڈ تھنکنگ. سو جو ڈائلیکٹیکل بیہیویورل تھراپی ہے the main aim is towards creating that balance right in the center, the nothingness of the zero center. سو دیکھیں یہ ایک سیلمو فریڈ لینڈر ایک شخص تھا، اس نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ وٹ ایور از ول ڈفرینشیٹ انٹو آپوزٹس. اف یو آر caught by one of the opposing forces, you are trapped or at least lopsided. If you stay in the nothing of the zero center, you are balanced and in perspective. So as human beings we have this tendency کہ ہماری جو تھنکنگ ہے وہ بائنری ہوتی ہے. سو اٹ از either black or it is white. So there is no gray in between. نیچرل جو ہماری کیپیسٹی ہے, the way our brain functions, we either ہم ایکسٹریمز پہ جاتے ہیں. سو اٹ از پولرائزیشن. آپ جتنے بھی عام روزمرہ کے مضمون اٹھا کے دیکھ لیں, آپ پولیٹکس کو دیکھ لیں, آپ کو بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ لیٹ سے فار ایگزامپل کہ عمران خان کے اندر یہ خامی ہے لیکن یہ اچھائی ہے, نواز شریف کے اندر یہ خامی ہے یا یہ اچھائی ہے, یا زرداری یا بلاول کے اندر یہ خامی ہے یہ اچھائی ہے, تو ایک درمیانہ بیلنسڈ آپ کو انالیسز ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی آپ کو. اگر آپ پولر ڈبیٹس دیکھیں گے تو دے ویری پولرائزڈ ان نیچر, کہ یا تو عمران خان زندہ باد, یا عمران خان مرد آباد ہے, یا نواز شریف زندہ باد, یا نواز شریف مرد آباد ہے آن دی اپوزٹ اینڈ. یا ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, فلانی چیز جو ہے یا تو بہت زبردست ہے یا فلانی چیز جو ہے وہ بہت فضول ہے, بڑی تھرڈ کلاس ہے. سو دیٹ از آور بیسک ہیومن بیہیویئر کہ ہم پولرائزڈ اینڈس کی طرف جاتے ہیں, اینڈ اٹ از اے بائنری سوئچ آلویز. سو اٹ از ایدر a very good friend or a very bad enemy. So جو نوینسز ہیں, جو گرے ایریاز ہیں, ان کی گنجائش ہماری تھنکنگ کے اندر بڑی کم ہوتی ہے. اینڈ دیٹ از وائی یہ جو فریڈ لینڈر نے کہا کہ وی آٹومیٹیکلی گیٹ کاٹ ان دا اپوزٹس, اور وین وی گیٹ کاٹ تو وی آر ٹریپڈ اور یا لاپ سائڈڈ ہے. اور if we can remain in the nothing of the zero center, so we are balanced and in perspective, then we can spend a very very balanced life. کمنگ بیک ٹو دا سائیکولوجیکل جو سیکنڈ انٹرونشن تھی سائیکالوجی کی. اچھا, ساتھ ہی ساتھ تھرڈ ایک انٹرونشن ہے جو جس نے پچھلے 100 سالوں میں ڈیولپ ہوتے ہوتے پچھلے 40 سے 50 سالوں میں کافی اہمیت حاصل کی. 1940s میں سم ویئر میجر 1940 سے 50s کے اندر مین سینیریو کے اندر آنا شروع ہوئی. وہ ہے کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی. ابھی بھی بہت زیادہ کنفیوژن رہتی ہے اس کو لے کے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی جو سائیکالوجسٹ ہے وہی سائیکو تھراپسٹ ہوتا ہے یا وہی کاؤنسلر ہوتا ہے. ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ موڈیلٹیز ہیں, ڈفرینٹ سسٹمز ہیں. پاکستان میں کیا ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے, اور یو کے میں بھی کیا چل رہا ہے, اور بھی مختلف ممالک میں کیا چل رہا ہے اس پہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں. سو سم ویئر ارلی ایرا میں جب
फ्रॉइड वगैरह आए लेट 19th सेंचुरी में, समवेयर अराउंड 1880s या 1890 में ये मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई थी, और फिर आगे अर्ली 20th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी में इस बड़ी फर्म हुई। तो ये बिलीव किया जाने लगा, फ्रॉइडियन एरा आया, फिर न्यू फ्रॉइडियन एरा आया, जिसमें कैरन हॉर्नी वगैरह आए, और फिर हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट रिलेशंस का स्कूल ऑफ थॉट आया, जिसमें मेलेनी क्लाइन आई या विनीकॉट आया। सो फ्रॉइड ने जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया कि ऑल दैट इज विद इन इंट्रा साइकिक है एनर्जी, जबकि ऑब्जेक्ट रिलेशन स्कूल ऑफ थॉट आया, और हॉर्नी भी, कैरन हॉर्नी भी जब आई तो उन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करनी शुरू की कि नहीं, इट्स अ मेजर इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट, सो इट इज़ नॉट जस्ट इंट्रा विद इन, इट इज़ ऑल्सो इंटर विद द अदर, the environment, the outside environment। तो ऑब्जेक्ट रिलेशन स्कूल ऑफ थॉट में मेलेनी क्लाइन और इन लोगों ने ये इंट्रोडक्शन कराया कि the mother is the first representation of the world, so the mother is the first primary object for the child, so the child gets introduced to the world through the mother, and then the father is an assistant to the mother and the child। So जो mother child का primary relationship है उसके अंदर the father is an assistant in the early years। और हमने आप ये देखा कि स्कूल ऑफ थॉट ये डेवलप होना शुरू हुआ, जो कि अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम भी किया जाता है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक आप अगर आम लोगों को भी देखें तो उन्होंने इस चीज़ की अहमियत समझना शुरू कर दी है कि whatever happens to you in the early years of your life, that is somewhere around the early 7 to 10 years of your life, that is what you are for the rest of your life। So it is like a core of the onion, and then there are layers added on to it। So जो स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस डेवलप हुआ, जो कि प्राइमरीली फ्रॉइड ने डेवलप किया, सो ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग के there's a huge unknown area जो unconscious का एरिया, और उसके अंदर डाइव इन करना बहुत ज़रूरी है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सो उसने वो पूरा स्ट्रक्चर दिया कॉन्शियस का, फिर सब कॉन्शियस जो कि अब प्री कॉन्शियस बोला जाता है, द कॉन्शियस दैट कम्स बिफोर द कॉन्शियस, और फिर उसके बाद अनकॉन्शियस का दिया। सो द मेजॉरिटी दैट लाइज इज विद इन द अनकॉन्शियस। और जैसे युंग ने ये बात की थी कि इट इज अल्टीमेटली द मेजर गोल के टू एक्सपैंड द कॉन्शियस अवेयरनेस इनटू द अनकॉन्शियस, एंड दैट इज प्राइमरीली व्हाट द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुएशन इज, कि यू बिकम मोर consciously aware of what is going on in your unconscious, and so all the information that is there in your unconscious is can be available to your conscious। that is what is important। so स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस आया, फ्रॉइड ने फ्री एसोसिएशन वगैरह की मेथोडोलॉजी डेवलप की, और जो थेरेपी का रूम थेरेपी का मॉडल आया, जिसमें आप देखते हैं अक्सर फिल्म्स में भी देखते हैं जो शुरू के मॉडल्स डेवलप हुए, जिसमें एक शख्स लेटा हुआ है और फ्री एसोसिएशन, फ्री थिंकिंग चल रही है, और थेरेपिस्ट जो है वो उसी के अंदर जाता चला जाता है और सवाल पूछता चला जाता है डिफरेंट। सो फिर स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस के बाद आहिस्ता आहिस्ता साइको डायनामिक्स का स्कूल आना शुरू हुआ, जिसमें ट्रांसफरेंस काउंटर ट्रांसफरेंस के साथ काम करना शुरू कर दिया। सो उन्होंने कहा कि जो रूम के अंदर जो ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस, यानी जो एक क्लाइंट आपका बैठा हुआ है या पेशेंट बैठा हुआ है, वो जब अपनी प्राइमरी वुंडिंग थेरेपिस्ट के ऊपर फेंकता है अनकॉन्शियसली विदाउट द क्लाइंट नोइंग। सो अगर मैं एक क्लाइंट हूँ और थेरेपिस्ट के रूम में गया हूँ, और मैं अपनी वुंडिंग कोई ऐसी ट्रिगर होती है विद इन द रूम वेयर अनकॉन्शियसली आई स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द थेरेपिस्ट एज मे बी द क्रिटिकल फादर और द abandoning mother और द बुलिंग ब्रदर और वट एवर इट इज, अनकॉन्शियस मटीरियल जो है वो प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता हूँ ऑन टू द थेरेपिस्ट, और वो मेरी प्राइमरी वुंडिंग जो है वो मैं थेरेपिस्ट के ऊपर फेंकता हूँ। और फिर थेरेपिस्ट का एक काउंटर ट्रांसफरेंस होता है, जो इधर हम फ्यूचर में जाके बात करेंगे डिटेल में, अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन व्हाट वी कॉल इज ईदर द हैबिचुअल काउंटर ट्रांसफरेंस या द इंड्यूस काउंटर ट्रांसफरेंस, यानी वो जो उसका करेक्टर स्टाइल है, जो उसका टिपिकल करेक्टर है थेरेपिस्ट का, या तो वो काउंटर ट्रांसफरेंस में आती है टुवर्ड्स हाउ द थेरेपिस्ट का जो अपनी वुंडिंग होती है, अपना जो मटेरियल होता है, वो कैसे फिर इन रिटर्न क्लाइंट के ऊपर फेंकता है। सो इट कैन ईदर बी समथिंग दैट
the therapist is using according to what the client is bringing in and then using it, या फिर it is something जो कि therapist को automatically आ जाता है, which is the habitual counter transference. So खैर मैं ये दूसरी तरफ निकल गया और साइकोथेरेपी की साइकोडायनामिक्स की डिटेल में चला गया. सो काउंसलिंग का स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुआ और जो मेजर काउंसलिंग का की बड़ी मूवमेंट आना शुरू हुई वो रॉजर्स की वजह से आना शुरू हुई और ये अमेरिका से स्टार्ट हुई, लेकिन इंग्लैंड ने इसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया और बाद में अडेप्ट भी किया. सो काउंसलिंग जो है वो बेसिकली थेरेपी की वो मोडालिटी है जिसमें एक क्लाइंट जो है वो अपना इमोशनल मटेरियल लेके आता है, तो आप उसको उस रूम के अंदर ऐसी फैसिलिटीज देते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ऐसी कंडीशंस देते हैं कि जिसमें जब वो रिलैक्स होना शुरू होता है और उसको एक नॉन जजमेंटल और कॉन्फिडेंशियल एनवायरनमेंट मिलता है और एम्पैथी मिलती है, अनकंडीशनल रिगार्ड मिलता है, सो वो क्लाइंट आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप होना शुरू होता है, वो शख्स ओपन अप होना शुरू होता है. और उनका जितना हेयर एंड नाउ में जो उनकी इमोशनल अवेयरनेस होती है, जो एक काउंसलर की कोशिश ये होती है कि उनके जितने इमोशनल पैटर्न्स हैं वो उनकी कॉन्शियस अवेयरनेस में ले आए हेयर एंड नाउ के अंदर. तो एक क्लाइंट जो है वो अपने हालात हाजरा के बारे में बात कर रहा होता है या अपनी मुश्किलात के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन एक काउंसलर जो है वो इमोशनल पैटर्न्स देख सकता है बिहाइंड दैट टॉक, बिहाइंड दैट कॉन्वर्सेशन. तो काउंसलर डिफरेंट मोडालिटीज होती हैं, डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं काउंसलर्स के, जो कि हम आगे जाके जो फ्यूचर में डिटेल में बारी बारी सब थ्योरीज को और सारे थेरेपीज को हम देखेंगे. पर्सन सेंटर्ड थेरेपी है, थ्योरी है बाय कार्ल रॉजर्स है, फिर गेस्टाल्ट थेरेपी है बाय फ्रिट्ज पर्स, ट्रांजैक्शन एनालिसिस है एरिक बर्न का. इन सब के अलग अलग मैं मॉड्यूल्स बनाऊंगा, डिटेल में लेक्चर्स दूंगा आपको. फिर हम आगे और भी फिर हम ऑब्जेक्ट रिलेशंस के स्कूल ऑफ थॉट को भी देखेंगे, हम कर्नबर्ग की ट्रांसफरेंस फोकस थेरेपी को भी देखेंगे, हम कोड की नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की थेरेपी देखेंगे, हम यूंग के अलग लेक्चर्स डेवलप करेंगे एनालिटिकल साइकोलॉजी के, और हम फ्रॉइड के भी अलग डेवलप करेंगे. सो साथ ही साथ मैंने कहा स्लाइड भी चेंज कर दूं. सो ये काउंसलिंग जो है वो बेसिकली जो जैसे मैंने आपको बताया, काउंसलर जो है वो इमोशनल पैटर्न्स देख रहा होता है और वो क्लाइंट को अवेयर कर रहा होता है साथ साथ उसके इमोशनल पैटर्न्स के. लेकिन एक काउंसलर जो है वो बहुत ही डीपली एम्बेडेड जो इमोशनल पैटर्न्स होते हैं या जो एक्सट्रीमली न्यूरोटिक लोग होते हैं या जो साइकोटिक एलिमेंट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और दे आर स्टैंडिंग ऑन द वर्ज ऑफ साइकोसिस, दे आर हाईली न्यूरोटिक पीपल. सो जो काउंसलर से बढ़ के फिर साइकोथेरेपिस्ट वो लोग होते हैं जो इन लोगों को के साथ काम करना शुरू करते हैं. सो दे कैन गो इनटू दोज डीपली एम्बेडेड इमोशनल पैटर्न्स एंड ब्रेक देम. सो ये हेयर एंड नाउ में सेशन के अंदर साइकोथेरेपिस्ट जो है वो क्लाइंट के साथ काम कर रहा होता है. हम जैसे जैसे आगे जाएंगे और लेक्चर्स करेंगे डिफरेंट, तो आपको और ज्यादा से ज्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएगा. तो जो डीपली अनकॉन्शियस के अंदर डीपली एम्बेडेड इमोशनल पैटर्न्स है, साइकोथेरेपिस्ट उनको खींच के लाता है. सो दे आल्सो गो बैक टू द पास्ट, दे स्टे इन द हेयर एंड नाउ. अब आजकल जो मॉडर्न थेरेपी होती है वो जैसे हम लेवल 5 की जो एडवांस्ड बोलते हैं इंटीग्रेटिव साइकोथेरेपी, उसके अंदर डिफरेंट मोडालिटीज आई हुई है. इनैक्टमेंट थेरेपी है आजकल की कंटेम्प्रेरी थेरेपी है. पेट्रोस्का क्लार्कसन, लवीनिया गोमेज, माइकल सॉथ, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इनैक्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा, प्राइमरीली माइकल सॉथ वो शख्स है जिसने इनैक्टमेंट थेरेपी का मॉडल डेवलप किया. लास्ट में हम जब जाएंगे, जब हम बेसिक लेवल 3 और लेवल 4 के सारे मॉड्यूल्स कर लेंगे काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के, तो फिर हम लेवल 5 के अंदर इनैक्टमेंट को भी डिटेल में स्टडी करेंगे. सो एक बेसिक, अगर आप स्लाइड्स में देखें तो एक बेसिक प्रीव्यू है कि कैसे 1900 में सिगमंड फ्रॉइड आया और जैसे फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी बोला गया. उसने ये
स्कूल ऑफ थॉट डेवलप किया है, इसकी मैंने आपको डिटेल पहले बताई है। फिर साथ ही साथ पैरेलल उसके कंटेम्प्रेरी था युंग। युंग को पहले बहुत ज़्यादा कहा जाता था कि वो एक किस्म का फ्रॉइड का प्रोटेजी है या डिसाइपल है, लेकिन युंग ने इस चीज़ से इनकार किया। युंग ने कहा कि मैं एक कंटेम्प्रेरी हूँ और बस एक कंटेम्प्रेरी की हद तक ही एग्जिस्ट करता हूँ। उससे आहिस्ता आहिस्ता जब उसने फ्रॉइड की लिबिडनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से इख्तलाफ करना शुरू किया और उसने कहा कि ये फ्रॉइड के लिए एक नुमिनोसम बन गया है, तो आई वांट टू, तो वो अलग उसने रास्ता इख्तियार करना शुरू कर दिया। क्योंकि फ्रॉइड ने जो है ये बोला था, उसने जो आइडिया प्रेजेंट किया था कि प्राइमरीली दो मेजर ओपोजिंग फोर्सेस हैं, पोलराइज्ड फोर्सेस हैं विद इन द बॉडी। एक है ईरोस जो कि लाइफ फोर्स है, लाइफ क्रिएशन है, जैसे उसने लिबिडनल एनर्जी बोला, द लिबिडो। तो उसने कहा कि दिस इज द एनर्जी ऑफ क्रिएशन, ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑफ एक्सटेंशन ऑफ, सो जितनी भी पॉजिटिव और रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल एनर्जी ज्यादातर लिबिडो के साथ एसोसिएट किया जाता है, लेकिन दैट इज नॉट जस्ट इट। सो लव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हट के जो क्रिएटिव एलिमेंट है या क्रिएशन का जो एलिमेंट है वो भी इरोस के अंदर आता है, जैसे लाइफ फोर्स बोला जाता है। साथ ही साथ जो लिबिडो के ऑपोजिट है वो डिस्ट्रूडो है, जो कि थैनाटोस, आपने बहुत ज्यादा ये करेक्टर भी देखा है। इट इज एक्चुअली द डेथ फोर्स। सो ऑल दैट नेगेटिव एनर्जी, अग्रेसिव एनर्जी दैट क्रिएट्स डेथ या दैट क्रिएट्स दैट डार्कनेस, वो उसके ऑपोजिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन क्योंकि फ्रॉइड ने जो है वो लिबिडो को अपना एक नुमिनोसम, एक रिलीजियस किस्म का बिलीफ बना लिया था और वो उसी के ऊपर काम करना चाह रहा था, तो उसने डिस्ट्रूडो को वक्ती तौर पे साइड पे कर दिया था। इसके ऊपर एक जोसेफ कैम्बल ने भी प्राइमरीली लिखा है इन हिज बुक द हीरो विद 1,000 फेसेस, जो मिथोलॉजी के ऊपर उसने काम किया हुआ है, द हीरो आर्केटाइप के ऊपर। इस पे भी हम एक डिटेल लेक्चर करेंगे, लेकिन बहुत बाद में जब हम युंग के ऊपर आएंगे तो फिर हम एक जोसेफ कैम्बल का सेक्शन रखेंगे। सो युंग ने एनालिटिकल साइकोलॉजी डेवलप की और युंग ने कुछ इस तरह का आइडिया प्रेजेंट किया कि लिबिडो बेसिकली, लिबिडनल एनर्जी जो है एक एनर्जी की ट्रांजैक्शन का सिंबल है। सो आपकी बॉडी में जब कभी भी एक साइकोलॉजिकल ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करती है तो एनर्जी की ट्रांजैक्शन भी उसके साथ साथ होती है। वही जैसे एटम या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उस टाइम पे डेवलप किया जा रहा था और उसकी ऑब्जेक्टिव लॉज बनाए जा रहे थे, तो यहाँ पे साथ ही साथ साइकोलॉजी के अंदर भी जो है मेंटल हेल्थ वाला जो सारा ये डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भी क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट का, तो ये इसको ऑब्जेक्टिफाई करना चाह रहे थे नॉलेज को, जो कि अब आप अगर मॉडर्न उसमें देखें तो साइकोलॉजी की जो स्पेसिफिक फील्ड है उसमें डीएसएम मैनुअल है, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जो साइकेट्रिस्ट भी यूज करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी यूज करते हैं, और उन्होंने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है। यानी वो बाकायदा बताते हैं कि अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको ये फलाने 7 सिम्टम्स होंगे और उसमें ये 3 सिम्टम्स होंगे, तो लाजमी आपको डिप्रेशन है। एम्बिलेशन कम हो जाती है, जो आपको पुराने काम करने में प्लेजर मिलता था अब आपको वो काम करने में प्लेजर नहीं मिलता। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो है वो कहते हैं कि ये अगर टेक हो रहे हैं, सो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है कि 5 out of 7 steps, let's say for example, are being ticked, तो you have this disorder। तो उस टाइम युंग भी जो है वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज में एनर्जी की ट्रांजैक्शन के लिए उसने लिबिडनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था कि लिबिडनल एनर्जी जो है वो इज द, जब भी ट्रांजैक्शन होती है इमोशनल या विद इन द बॉडी, तो एनर्जी की ट्रांजैक्शन होती है इसी के साथ। सो फ्रॉइड को और युंग जो है वो अलग हो गए इसी परस्यूट में युंग की। तो युंग ने अपना अलग से एनालिटिकल साइकोलॉजी का स्कूल ऑफ थॉट डेवलप किया, जिसमें उसने कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की। तो सिर्फ पर्सनल अनकॉन्शियस नहीं, कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट दिया। ये क्या है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, के अंदर आर्केटाइप्स क्या होते हैं,
یہ ساری کی ساری چیز جو اس نے منڈالا کا پورا اسٹرکچر دیا تھا، سیلف کا پورا اسٹرکچر دیا تھا، اس کو ہم ڈیٹیل میں کریں گے جب یونگ کی باری آئے گی۔ پھر ہمارے پاس 1913 میں کہیں ارنسٹ جونز نے زور پکڑا، اور فرائڈ نے جتنی بھی فرائڈ کا کام تھا آسٹریا میں، بیسیکلی وہیں سے ہی سائیکو تھراپی جو ہے وہ بنیاد لیتی ہے۔ آج بھی یونیورسٹی آف وینا جو ہے اس کے اندر بیچلرز ان سائیکو تھراپی الگ سے کرایا جاتا ہے اور بیچلرز ان سائیکالوجی الگ سے ہے، اور آپ ان دونوں کا بیچلرز اکٹھے بھی کر سکتے ہیں with two different specialization۔ سو یہ جن لوگوں کو مسکنسیپشن ہے کہ صرف سائیکالوجسٹ ہی سائیکو تھراپی کی پریکٹس کرتے ہیں، دیٹ از رانگ۔ یو کین گو ٹو یونیورسٹی آف وینا، جو جہاں سے اوریجنلی فرائڈ کا یہ پڑھانا شروع کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو ایک الگ اسپیشلائزیشن ملے گی۔ اور اگر آپ یو کے کی بھی ڈفرینٹ پروگرامس کھول کے دیکھیں گے ماسٹرز کے، تو اس میں بھی آپ کو کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی کے الگ سے ماسٹرز ملیں گے۔ سو ارنسٹ جونز جو ہے یہ وہ بندہ تھا جس نے فرائڈ کی جو جتنی بھی یہ تھیوریٹیکل فارمولیشنز تھیں اور کام تھا، اس کو انگلینڈ لے کے گیا، انگلش میں پریزنٹ کیا بہت زیادہ، اور اسی کی وجہ سے برٹن کے اندر سائیکو انالیسس جو ہے وہ اسٹیبلش ہونا شروع ہوا، اور الٹیمیٹلی اس کی جرنی پہ سائیکو ڈائنامکس اور سائیکو تھراپی کی طرف آنا شروع ہوئی۔ پھر 1940s میں ایک شخص ہے کارل راجرز، جس سے ہم پہلا اپنا ڈیٹیلڈ ماڈیول شروع کریں گے ہیومنسٹک کاؤنسلنگ کا، جو کہ ہے پرسن سینٹرڈ تھیوری، کارل راجرز کی دی ہوئی۔ سو کارل راجرز وہ بندہ تھا جس نے ایک پرسن سینٹرڈ تھیوری نکالی، اور اس نے یہ کہا کہ اگر ہم بیسک کاؤنسلرز تیار کر لیں، اور یہاں پہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آتا ہے جو کہ راجرز نے کہا کہ اگر کاؤنسلر جو ہیں ہم ایسے ڈیولپ کریں کہ وہ نان میڈیکل فیلڈ سے ہوں اور سائیکالوجی کے سبجیکٹ سے نہ ہوں، اور ان کی الگ سے ہم کاؤنسلنگ کے اندر کنڈیشننگ کریں، تو وہ کئی بہتر پرفارم کر سکیں گے۔ اور یہی بات یونگ نے اپنی کتاب میموریز ڈریمز اینڈ ریفلیکشنز کے اندر کی تھی، کہ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہم نان میڈیکل پروفیشنلز کو الگ سے سائیکو تھراپی کی فیلڈ کے اندر تیار کر سکے تو وہ کئی بہتر پرفارم کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ ڈفرینٹ لوگ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ The reason is کہ جو آپ کا ٹپیکل میڈیکل ماڈل ہے، جس کو ون پرسن ماڈل بھی بولا جاتا ہے، وہ میڈیکل ماڈل میں جو ڈاکٹر ہے وہ یا جو میڈیکل پروفیشنل مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے کہ آئی ایم دا ایکسپرٹ پرسن اینڈ آئی ول ڈائگنوز یو اینڈ آئی ول ٹیل یو واٹ از رانگ ود یو۔ سو وہ نیچرلی ایک ون اپ پوزیشن سے آ رہا ہوتا ہے، اور جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ون ڈاؤن پوزیشن میں ہوتا ہے۔ سو دیر از نو میوچل کو ایوولوشن نہیں ہو رہی ہوتی تھراپی میں۔ پھر اس کے بعد 1.5 ماڈل ڈیولپ ہوا، جس کے اندر ٹرانسفرنس اور کاؤنٹر ٹرانسفرنس، یعنی کچھ پارٹ آف دا کلائنٹ اسٹارٹڈ کمنگ ان، اور کچھ پارٹ آف دا، سو جو تھراپسٹ ہے وہ بہت زیادہ ایکسپرٹ کے طور پہ نہیں ایگزسٹ کر رہا، ایک میوچل ایفرٹ ٹیک پلیس کر رہی ہے۔ اور پھر انیکٹمنٹ تھراپی آئی، جس میں کہا جاتا ہے کہ ڈفرنٹ پارٹس آف دا کلائنٹ آر ٹاکنگ ٹو ڈفرنٹ پارٹس ان دا تھراپسٹ، سو دا تھراپسٹ نیڈس ٹو فگر آؤٹ whom in the client is talking to whom in the therapist۔ اور انیکٹمنٹ تھراپی جو ہے وہ 2% ماڈل فل بولا جاتا ہے، یعنی جتنی اہمیت تھراپسٹ کی ہے اتنی ہی اہمیت کلائنٹ کی ہے، یا جتنی اہمیت پہلے کلائنٹ کی ہے اتنی اہمیت تھراپسٹ کی ہے، اور ایک کو ایوولوشن اسٹرکچر ہے اس کے اندر۔ without the other one cannot function within that therapeutic model۔ تو یونگ راجرز یہ وہ لوگ تھے، یونگ کیونکہ بہت پہلے آیا تھا راجر سے، تو یونگ نے ہی یہ پہلا آئیڈیا پریزنٹ کیا تھا، اور پھر راجرز واز another person جس نے اس پہ بہت زیادہ کیا۔ اور انگلینڈ ایک ایسی کنٹری ہے جس نے اس پہ بہت زیادہ کام کرنا شروع کیا، اور اسی لیے آج ان کے پاس مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کی تعداد کئی زیادہ ہے۔ سو راجرز جو ہے اس نے وہ یہ بلیو کرتا تھا کہ اگر ہم خاص قسم کی کور کنڈیشنز دے دیں کلائنٹ کو، یا اسپیسیفک کنڈیشنز ہم کلائنٹس کو دے دیں، تو اس نے اپنے ایک ماڈل بنایا، بڑا آبجیکٹو قسم کا ماڈل بنایا، کہ اگر ایک کلائنٹ روم میں آئے اور اس نے 6 نیسیسری اینڈ سفیشینٹ کنڈیشنز دی، اور انہی کے اندر اس نے کہا کہ 3 کور کنڈیشنز ہیں،
कि कॉन्ग्रुएंस की, एम्पैथी की और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की, आगे हम डिटेल में पूरा लेक्चर में करेंगे। तो उसने कहा कि अगर ये कंडीशंस अच्छे तरीके से पूरी कर दी जाए तो कुछ हद तक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी चेंज आएगा क्लाइंट के अंदर, जो मर्जी हो जाए। सो वो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी चेंज हो सकता है, मेरे लिए थोड़ा कम हो, आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो। सो पर्सन ए जो है उसके अंदर पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी चेंज जो है वो लेट से 10 स्टेप्स का है, लेकिन मेरे अंदर या पर्सन बी के अंदर हो सकता है वो 5 स्टेप्स का हो। लेकिन कुछ ना कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट होगी ही होगी इसके अंदर। सो रॉजर्स जो है वो ये स्कूल ऑफ थॉट लेके आया, और यही इसी से ही काउंसलर्स अलग से डेवलप होना शुरू हुए प्राइमरीली। फिर 1950s में फ्रिट्ज पर्ल्स आया। फ्रिट्ज पर्ल्स का स्कूल ऑफ थॉट बड़ा स्ट्रांग हुआ, जैसे उसने गेस्टाल्ट थेरेपी का नाम दिया। ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से अलग है, तो इसका भी अलग से एक मॉड्यूल है, और जब हम डिटेल में इसके लेक्चर्स में जाएंगे तो हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से कैसे डिफरेंट है। सो पर्स जो है वो भी कहता था कि इनका आपकी लाइफ में अनफिनिश्ड सिचुएशंस होती हैं, अनफिनिश्ड बिजनेसेस होते हैं, और वो जब कलेक्टिव एक फोर्स क्रिएट करते हैं तो वो बड़ा ट्रबल क्रिएट करते हैं विद इन द बॉडी। सो इनकम्प्लीट गेस्टाल्ट्स, जैसे वो कहता है, 1 यूनिट ऑफ एक्सपीरियंस। सो व्हेन अगर मैं पानी पीता हूँ तो वो एक, अगर मुझे प्यास लगी और मैं उस साइकिल ऑफ एक्सपीरियंस को पूरा करने के लिए पानी जाके पीता हूँ तो वो 1 यूनिट ऑफ एक्सपीरियंस है। आपको मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए जो मैं नॉलेज गैदर कर रहा हूँ, दिस इज 1 यूनिट ऑफ एक्सपीरियंस। मे बी द लाइट दैट इज कमिंग ऑन माई फेस राइट नाउ, दैट इज 1 यूनिट ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई हैव टू लुक एट। मेरा थ्रोट, अगर मेरा गला जो है वो सूख रहा है, दैट इज ऑल्सो 1 यूनिट। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, एंड many different experiences might be unfinished in a particular situation, so they get collected within me. So एक फिगर जो है, एक नीड जो है वो फिगर होके सामने आती है, बाकी सब बैकग्राउंड में चला जाता है। तो जो भी नीड ज्यादा पावर में आती है या जिसकी फोर्स ज्यादा होती है वो फिगर में आ जाती है, बाकी बैकग्राउंड में पुश हो जाते हैं। सो उसने इस स्कूल ऑफ थॉट को फिर हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वो ये लेके आया। सो जो इंग्लैंड का सीपीसीए भी लेवल 3 का है कोर्स, जिस पे प्राइमरीली मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, और मेरे लेक्चर जो है वो स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड डिटेल्ड उन्हीं के ऊपर होंगे। तो उसके अंदर लेवल 3 के अंदर ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग में हम 3 लोगों के साथ स्टार्ट करेंगे। पर्सन सेंटर्ड थ्योरी है रॉजर्स का, फ्रिट्ज पर्ल्स का गेस्टाल्ट थेरेपी है, और एरिक बर्न का ट्रांजैक्शन एनालिसिस है। इनको हम डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे, इनकी थ्योरीज क्या है और इनको प्रैक्टिस में कैसे लाया जा सकता है। सो ये एक करंट सिनेरियो है। लोग बहुत हैं, बहुत काम किया गया है इस फील्ड के अंदर, और मैं प्राइमरीली, अगर आप मेरे से पूछते हैं तो वन ऑफ द बिगेस्ट जीनियसेस जो इस फील्ड के थे वो वाज युंग। और युंग एक ऐसा शख्स है कि वो, जैसे गालिब ने कहा था ना कि आगही दामे शुनीतन जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा अनका है अपनी आलम तकरीर का। तो वो युंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसकी उसकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर कि जहां तक आप अपनी समझ का जाल बिछाओगे वो वहां तक उसका माना जाएगा जो उसने बात की है। सो तमाम लेक्चर्स एक तरफ, लेकिन जब हम युंग के ऊपर आएंगे तो हम फिर उसकी एक प्रॉपर सीरीज डेवलप करेंगे। अ, आगे चलते हुए, सो अब मैं इस जो करंट सिनेरियो है मेंटल हेल्थ का, उसके ऊपर हम देखेंगे। ये बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं जो मैंने आपके साथ स्क्रीन पे शेयर किए हैं। ये यूएन ने, डब्ल्यूएचओ जो है उसने एक स्टैंडर्डाइज ग्लोबल मेंटल हेल्थ डेटा कलेक्ट करने का प्रोग्राम बनाया। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ एटलस प्रोग्राम उसने डेवलप किया। सो उसने हर 3 साल के बाद कहा था कि वो डेटा कलेक्ट करेगा, और उन्होंने कलेक्ट भी करना शुरू किया 13 में, 17 में, पे 20 में। 20 का ये मैंने डेटा मेंशन किया हुआ है। सो 3-4 साल बाद जो है वो डेटा कलेक्ट, उन्होंने कहा कि हम हर 3-4 साल बाद डेटा कलेक्ट करेंगे। लेकिन लास्ट जो अनफॉर्चुनेटली अभी कंटेम्प्रेरी जो डेटा हमें सबसे रिसेंट मिल रहा है वो 2020 का ही मिल रहा है।
सो उसका मैंने फिगर उठा के कंपैरिजन किया। पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं, सो पाकिस्तान में मेंशन हुआ है कि साइकेट्रिस्ट हमारे पास 300 साइकेट्रिस्ट हैं, और अगर हम पर 1 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ साइकेट्रिस्ट को देखें तो 0.14 बनते हैं, विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत कम है। 300 साइकेट्रिस्ट है, 2020 का फिगर है, 2020 का ईयर है। फिर अगर आप साइकोलॉजिस्ट को देखेंगे तो 100 रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। ऑब्वियसली जब डेटा कलेक्ट किया जाता है, लेकिन यूएन इज अ रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कुछ हद तक उनको भी रिलाय करना पड़ता है, जो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट की तरफ से डेटा दिया जा रहा है और कलेक्शन की जा रही है। लेकिन आप देखें कि सिनेरियो और सोशल वर्कर्स जो हैं वो 600 हैं। और अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि अदर स्पेशलाइज्ड मेंटल हेल्थ वर्कर्स, जिसमें एग्जांपल एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की है, और अगर आप इनका डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, जो कलेक्टिव बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो उसमें इसी की एक्सप्लेनेशन में उन्होंने कहा हुआ है कि काउंसलर्स भी इसी के नीचे आते हैं। सो आपके जितने काउंसलर्स या साइकोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स में आते हैं। अगर आप पाकिस्तान का उस लिहाज से रजिस्ट्रेशन देखें या डेटा देखें तो इट इज़ जीरो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोग नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो रजिस्टर्ड ना हुए हुए हों। लेकिन जो कि आपको पता भी है कि पाकिस्तान में करंटली सिनेरियो चल रहा है, और हम अभी अभी मैं आपको डिटेल्स भी देता हूँ कि मेरी जो ज़ाती रिसर्च है वो क्या कहती है काउंसलर्स और साइकोथेरेपिस्ट की रेगुलेशंस के बारे में। तो टोटल कुल मिला के अगर आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स देखें तो 1200 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं हमारे पास, और पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो 0.55 का नंबर आता है हमारे पास मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ये एक बड़ा डिजास्टर्स किस्म का नंबर है। अम, आजकल एक कि एक स्टडी भी चल रही है, जो कि मुझे एग्जैक्ट उनका नाम नहीं है याद, लेकिन पाकिस्तान की लोकल मेंटल हेल्थ सिनेरियो पे उन्होंने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, और उन्होंने जो फिगर्स प्रोवाइड किए हैं वो लोकली कलेक्टेड हैं, या जो पुराना एम्स का था 2009 के अंदर डेटा, मुझे तो वही डेटा लगा है जिसमें उन्होंने WHO की जो एम्स है वो भी एक और मेंटल हेल्थ की असेसमेंट इंडिकेशन है। अ, उसमें उन्होंने दिया है 564 साइकेट्रिस्ट का नंबर दिया, और 3000 साइकोलॉजिस्ट का नंबर दिया उन्होंने, फॉर आई गेस 2022 है या 2023 जो स्टडी जिन्होंने की है उन्होंने इस चीज़ को क्लेम किया है। सो साथ ही साथ अगर आप इधर कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान का यूके के साथ, तो यूके में आप देखें 9295 साइकेट्रिस्ट हैं, यानी पर लाख पॉपुलेशन 13.76। और अगर आप इनकी मेंटल हेल्थ नर्सेज देखेंगे वो तो 37,000 नहीं है, आप साइकोलॉजिस्ट देखेंगे 13,350 है, लेकिन इनका जो सबसे इंटरेस्टिंग फिगर है वो है अदर स्पेशलाइज्ड मेंटल हेल्थ वर्कर्स 72,418, जो कि 107.24 का पर लाख पॉपुलेशन रेशो बनता है। सो अगर आप इनका डेटा देखें, टोटल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स 201 है पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से, और हमारे 0.55 है। लुक एट द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। और ये मेजर डिफरेंस कौन सा फिगर लेके आ रहा है? ये मेजर डिफरेंस लेके आ रहा है अदर स्पेशलाइज्ड मेंटल हेल्थ वर्कर्स, जो कि 72,418 है। ये आपके यूके जो है उसने अर्ली हैंड मेंटल हेल्थ पैंडेमिक को रियलाइज कर लिया था, और उसने फर्स्ट हैंड फर्स्ट एड मेंटल हेल्थ वर्कर्स, एक फर्स्ट फ्रंट लाइन तैयार की है जो काउंसलर्स, और उससे उनको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिला अर्ली हैंड इस चीज़ के साथ डील करने का। सो यूके का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि अगर आप उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में जाते हैं और आप उनका लेवल 3 की ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग करते हैं, फिर उसके बाद आप लेवल 3 की काउंसलिंग का सर्टिफिकेट करते हैं उसके बाद, लेकिन ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, दिस इज नॉट जस्ट थ्योरी सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद आप उनका लेवल 4 का
प्रोफेशनल डिप्लोमा करते हैं इन इंटीग्रेटिव काउंसलिंग, और फिर उसके बाद आप लेवल 5 का एडवांस डिप्लोमा करते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन एडवांस इंटीग्रेटिव साइकोथेरेपी। तो ये लगभग लेवल 3 में आपको 1 साल लगता है, लेवल 4 में आपको लगभग, अगर प्रैक्टिकल आप देखें तो 2 से 3 साल मिनिमम, 2.5-3 साल लग जाते हैं कि आप प्रैक्टिस करने के काबिल होते हैं, या जब आप अपना शुरू करते हैं प्रैक्टिस को। तो और उसके बाद फिर आप ये 2 जो लेवल्स हैं, इसके बाद आप अपने आप को काउंसलर का टाइटल दे सकते हैं, और उसके बाद फिर आप लेवल 5 जब कर लेते हैं तो आप थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट का टाइटल आपके साथ लग जाता है। सो अगर आप इस सारे सिनेरियो को देखें तो ये लगभग एक साइकोथेरेपिस्ट बनने के लिए 4 से 5 साल की प्रैक्टिस और कम से कम 400-500 आवर्स की प्रैक्टिस होती है, और 4-5 साल की स्टडी या एफर्ट होती है इसके पीछे। तो यूके ने एक टीयर सिस्टम डेवलप किया, और इस टीयर सिस्टम ने इनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि इनके मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो गए। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप पाकिस्तान में देखें तो क्योंकि कभी काउंसलर्स और साइकोथेरेपिस्ट को ना एक्नॉलेज किया गया, ना एक्सेप्टेंस दी गई, और ना ही उनको फ्रंट लाइन एड के तौर पे इस्तेमाल किया गया, तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ज़ीरो है। सो अब आ जाए रेगुलेशन काउंसलर्स की। देखें, इंग्लैंड जो है, आज भी इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है वो काउंसलर्स को, गवर्नमेंट की कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो रजिस्टर करती है और रेगुलेट करती है या लॉज जिसके वजह, लेकिन उनके प्राइवेट चैप्टर्स हैं, प्राइवेट रजिस्टर्स हैं, जैसे BACP हो गया, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर काउंसलर्स एंड साइकोथेरेपिस्ट, या UKCP हो गया, जो कि काउंसलर्स को तो नहीं रजिस्टर करता लेकिन साइकोथेरेपिस्ट को करता है, यूनाइटेड किंगडम काउंसिल फॉर साइकोथेरेपिस्ट। ये नामवर इदारे हैं जिनके साथ जब आप काउंसलर बनते हैं या साइकोथेरेपिस्ट बनते हैं तो आप जाके रजिस्टर होते हैं, और जब आप रजिस्टर होते हैं, आप उनके रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं। तो अगर आपकी कोई मैल प्रैक्टिस है या आपकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, तो कोई भी क्लाइंट जो है वो इतना अवेयर होता है कि वो BACP को या UKCP को लिख देता है कि ये शख्स की मैल प्रैक्टिस है, और उनके अलग से नेम एंड शेम के पेजेस होते हैं या एरियाज होते हैं जिसमें वो उन थेरेपिस्ट का बताते हैं कि उनकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या हैं, और वो स्ट्राइक ऑफ भी कर देते हैं अपनी मेंबरशिप अगर ज़्यादा अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो। और ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, इन्हीं की बेसिस पे फिर कोर्ट में जाके सू भी किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जो सिनेरियो है, क्योंकि काउंसलर्स और साइकोथेरेपिस्ट की किसी किस्म की कोई ना तो प्राइवेट बॉडी है, ना ही गवर्नमेंट बॉडी थी, लेकिन जो मैंने खुद रिसर्च की इसके ऊपर, तो आई केम टू नो कि अलाइड हेल्थ साइंसेस के नाम से एक बनाया गया था, एक गवर्नमेंट की बॉडी बनाई गई थी, जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट तो नहीं थी लेकिन गवर्नमेंट के नीचे आती थी, एक अथॉरिटेटिव बॉडी थी, डेलीगेटेड अथॉरिटी थी। और इनका काम ही ये था कि ये जो अलाइड हेल्थ साइंसेस वाला, जितने भी ये सेनेट में इसका बिल पास हुआ था, नेशनल असेंबली में हुआ था, और पाकिस्तान साइकोलॉजिकल काउंसिल वालों ने जब अपना बिल पास करने की कोशिश की थी, तो या पाकिस्तान साइकोलॉजिकल काउंसिल था या पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन था, आई डोंट रिमेम्बर, इन दोनों में से एक था, इनको रिजेक्ट कर दिया गया था ये कह के कि जब अलाइड हेल्थ साइंसेस का एक बिल पास हुआ है ऑलरेडी नेशनल असेंबली में, जो कि है, आई डोंट रिमेम्बर नेशनल असेंबली में हुआ था या सेनेट में हुआ था, ऑलरेडी पास हुआ है, और उसके अंदर साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स आते हैं, और डिफरेंट तरह की फील्ड, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हो गए या बायोटेक्नीशियंस हो गए या केमिकल की डिफरेंट फील्ड हो, बहुत कोई 20-22 डिफरेंट फील्ड्स हैं, वो तमाम की तमाम उसके नीचे आती हैं। तो मैंने फिर एक सीनियर है, उनके साथ मिलके तो एक्टिवेट किया, हमने जाके उनके साथ कांटेक्ट किया कि काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट को रजिस्टर किया जाए। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो इन प्रोसेस हो गया और अब बिल्कुल इख्तिताम पे पहुंच गया वो प्रोसेस, काउंसलर्स और साइकोथेरेपिस्ट को रजिस्टर करने का। लेकिन पूरी दुनिया में अगर आप डिफरेंट कंट्रीज को जाके स्टडी करेंगे तो बहुत कम ऐसी कंट्रीज हैं जो डायरेक्ट काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट को रजिस्टर करके उनको ट्रैक करते हैं उसमें।
اور پاکستان کا بھی سیم یہی سینیریو ہے. سو یہ اوور آل آج کی ایک انٹروڈکٹری ویڈیو تھی جس میں ہم بات کرنا چاہتے تھے ڈفرینٹ ان چیزوں کے اوپر، اور ایک بیسک اورینٹیشن تھی کہ مینٹل ہیلتھ انٹرونشنس کیا ہیں. سو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ یہ چینل ضرور سبسکرائب کریے گا، اور نیچے کمنٹس میں بھی مجھے جو بھی آپ کی فیڈ بیک ہو، کنسٹرکٹیو فیڈ بیک، وہ مجھے ضرور دیجیے گا. میں وڈ لو ٹو ہیئر فرام یو گائز. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می. ٹیک کیئر.